गूगल ने पेरेंट्स की हेल्प की है या उन्हें ज़्यादा कंफ्यूज किया है? कंफ्यूज किया है। इम्यूनिटी बूस्टर्स ज़रूरत है या मार्केटिंग? मार्केटिंग। हंसता खिलता हुआ बच्चा विथ फीवर कैन बी नॉर्मल, और विदाउट फीवर एक डल बच्चा कैन बी वेरी मच एबनॉर्मल। हाँ। सारे बच्चे आइंस्टीन नहीं बनने वाले, हम्म। सारे बच्चे नीरज चोपड़ा नहीं बनने वाले, सारे बच्चे सचिन तेंदुलकर नहीं बनने वाले। मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, पल्मोनरी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आगे चल के अगर इतने पॉल्यूशन में हम रहेंगे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग समबडी whom we cannot live without to live without. माय गॉड, दिस हिट्स। हर सीजन में हमारे बच्चों की नीड्स चेंज होती रहती है, बट पेरेंट्स की कंफ्यूजन हमेशा सेम रहती है। आज हम जानेंगे विंटर, मॉनसून, समर्स में कौन से मिथ्स हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करने चाहिए, एंड हर सीजन में आप अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So today we have with us India's most loved pediatric educator, Dr. Rohit Bhardwaj, popularly known as नन्हे बच्चों का डॉक्टर। Parents, this episode is going to be very insightful, very educational. So stay tuned till the end. Miss मत करना. So welcome Dr. Rohit. Welcome to Moms Unmuted. Thank you so much. आपने इतने busy schedule से हमारे लिए time निकाला. I'm so happy and grateful to be here. Pleasure is all ours. हमारे audience के लिए, if you could tell us something about your journey. बेसिक जर्नी है, 12th की पढ़ाई करी, उसके बाद MBBS किया, फिर पीडियाट्रिक्स में पढ़ाई करी, MD पीडियाट्रिक्स फॉर 3 years, उसके बाद फेलोशिप करी नियोनेटोलॉजी में, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ नियोनेटोलॉजिस्ट एंड अ पीडियाट्रिशियन सिंस लास्ट 11 years. एंड ये जो आपका इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम चैनल है नन्हे बच्चों का डॉक्टर, हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि मैं कंटेंट भी क्रिएट करूँ? सो इंस्पिरेशन आया मुझे जो मिथ्स चल रही है हमारे सोसाइटी के अंदर वहाँ से, एंड बाय द टाइम आई स्टार्टेड मेनी पीपल वर क्रिएटिंग कंटेंट बाय दैन, तो वहाँ से भी मतलब अगर ये लोग बना रहे हैं तो मैं भी अपनी ऑडियंस के लिए, मेरी भी शायद कोई ऑडियंस हो। आई नेवर थॉट कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप चलते जाते हो नए नए आइडियाज़ आपको आते जाते हैं कि व्हाट आर द वेज यू कैन बस्ट मिथ्स एंड व्हाट आर द वेज यू कैन एजुकेट योर ऑडियंस एंड पेरेंट्स। तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। एक्चुअली आई वांटेड टू डू यूट्यूब फर्स्ट। ओके। बहुत टाइम से, कोविड के टाइम से इट वाज इन द बैक ऑफ माय माइंड कि यूट्यूब करना है, यूट्यूब करना है, बट somehow Instagram happened. Yeah, and now you're almost going to reach 1 million super soon. Gradually. Congratulations. थैंक यू। फेसबुक और इंस्टा मिला के तो हम क्रॉस कर चुके कर हैं। चुके हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। सो कभी ऐसा पॉइंट या ऐसी चीज़ कभी आपको लगी कि नहीं यार, ये बहुत गलत कर रहे हैं पेरेंट्स या सोसाइटी में, इस वजह से आई वांट टू टीच देम कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है? जैसे बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स का मतलब है ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। करेक्ट। लोग अपने घर के नुस्खे भी ट्राई करते रहते हैं। हाँ। कोई शहद चटा रहा है, कोई गुट्टी पिला रहा है, कोई अजवाइन का पानी पिला रहा है, कोई नॉर्मल पानी पिला रहा है। अरे बहुत गर्मी है, बच्चे को पानी तो मिल नहीं रहा, प्यास लगेगी। प्यास लगेगी, बच्चा सूख जाएगा, आप पानी पिलाओ। जबकि एविडेंस और साइंस सब यही बोलते हैं कि 88% जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो पानी ही होता है। इवन फॉर्मूला मिल्क में भी पानी ज़्यादा होता है, तो बच्चे को एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये सारी चीज़ें जो हम अंदर बच्चे को दे रहे हैं, जैसे हनी कैन कॉज बॉटलिज्म इन बेबी लेस देन 1 year ऑफ एज, इन्फेंट्स के अंदर, तो उससे बच्चे को अनकॉन्शियसनेस, सीजर वगैरह आना, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। गुट्टी के हमने कितने सारे केसेस देखे हैं जो पेट को जाम कर देता है। बहुत सारी गुट्टियों में एल्कोहल डालते हैं, है ना, बच्चा सो जाए। बट हमें किसी प्रॉब्लम के ऊपर एक रजाई नहीं डालनी है, कपड़ा नहीं डालना। प्रॉब्लम तो वैसे ही रहेगी ना। वी हैव टू सॉर्ट द प्रॉब्लम, वी हैव टू करेक्ट द प्रॉब्लम, रूट क्रॉस पे जाना है ना। ऐसा नहीं है कि हमने बस एक पर्दा उठा के डाल दिया इसके ऊपर कि बच्चा सो गया। बच्चा सो गया कैन बी वेरी डिवास्टेटिंग, बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। बच्चा, ऐसा तो नहीं है बच्चा सुस्त होके सो गया हो, है ना, और आप सुबह उठे और बच्चा आपको एकदम अनकॉन्शियस मिला, विदाउट हार्ट बीट मिला, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर टू ब्रेक द, जनरेशन से चले आ रहे हैं। but things are improving. New mothers are very much into science-based parenting rather than fear or myth-based parenting. डॉक्टर, WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में बेबी के पहले 28 डेज जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो सिंपल शब्दों में अगर आप बता सकें, नियोनेटोलॉजी क्या होता है, न्यू मॉम्स के लिए जानना या समझना कितना इम्पोर्टेंट है? तो इट्स अ वेरी न्यू टर्म, नियोनेट, है ना, सब इन्फेंट सुनते हैं। हाँ। नियोनेट का मतलब होता है जो बच्चा फर्स्ट 28 डेज में पैदा हुआ, है ना।
फर्स्ट ईयर में जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, 1 to 3 ईयर का बच्चा टॉडलर हो जाता है। तो नियोनेटोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ नियोनेट फॉर द फर्स्ट 28 डेज। इवन जो आप WHO बता रहे हो, WHO के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा डेथ्स इन्फेंसी के अंदर फर्स्ट 28 डेज या न्यूनेटल पीरियड में होती है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ हनीमून पीरियड, है ना। आप ठीक है सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट द बॉडी इज़ गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, इट इज़ गेटिंग यूज टू द एनवायरनमेंट, इट इज़ गेटिंग यूज टू एवरीथिंग। बच्चे की लंग्स अभी डेवलप हो रही है, ब्रेन में मैसिव वायरिंग चल रही है ना, ऑफ न्यूरॉन्स, सिनेप्टिक कनेक्शंस। उसके अलावा जो इम्यूनिटी है वो एकदम अभी किंडरगार्टन स्टेज में ही है ना। जैसे जैसे बच्चा डिलीवर होगा, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा, बच्चे एंटीजेंस के कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे करके बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होगी, एंड वी कैन गिव सम वैक्सीनेशन आल्सो फॉर द इम्यूनिटी। सो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल फेज, जिसको बहुत ही आपको फर्मली एंड वेरी सीरियसली उसको लेना चाहिए फर्स्ट 28 डेज को। और मैंने देखा मेजॉरिटी बच्चे जब पैदा होते हैं उनके कुछ ही दिनों में उनको जॉन्डिस हो जाता हाँ है, हाँ हाँ, वो क्यों होता है? देखो जॉन्डिस हर बच्चे को होता है, हर ऐसा कोई, बच्चे हाँ को, ऐसा कोई बच्चा नहीं बट जिसको कुछ बच्चों को वापस हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है और कुछ बच्चों को नहीं पता चलता है। देखिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये एडल्ट जॉन्डिस जैसा नहीं है। जैसे एडल्ट में हम लोग बोलते हैं पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो क्या होता है, लिवर वाला इन्फेक्शन होता है। एडल्ट को क्या उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, आंखें एकदम येलो हो जाती हैं, लेथार्जिक, खाना पीना, एपेटाइट सब खराब हो जाता है। दिस इज़ ब्लड रिलेटेड। हम जब एक रिपोर्ट कराते हैं सीरम बिलिरुबिन की, तो उसमें 2 रिपोर्ट्स आती हैं, एक डायरेक्ट बिलिरुबिन, एक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। सो डायरेक्ट बिलिरुबिन इज रिलेटेड टू योर लिवर, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज रिलेटेड टू योर ब्लड। तो मम्मी के और बेबी के जो सेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे के सेल्स थोड़े से मैच्योर होते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें से बिलिरुबिन रिलीज होता है और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू ब्लड। तो उससे बच्चे को जॉन्डिस होता है। तो होगा हर बच्चे को, लेकिन हमारे कुछ ग्राफ्स होते हैं जिसमें हम चार्ट करके देखते हैं कि इस टाइम पे इनका वैल्यू कितना आ रहा है। अगर वो जो हमारा वैल्यू होगा वो ग्राफ से ऊपर चला जाएगा, देन वी हैव टू एडमिट द बेबी फॉर फोटोथेरेपी। अगर वो उसके नीचे नीचे चल रहा है तो वी कैन जस्ट डू मॉनिटरिंग। और कुछ बच्चों में रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे मदर नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, मदर ओ है और बच्चा ए बी या ए बी है, या फिर बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है। डिहाइड्रेट होगा तो भी बच्चे के सेल्स ज़्यादा टूटेंगे और बिलिरुबिन ज़्यादा रिलीज होगा। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। मेरे उसमें पैनिक होने की जरूरत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ईजिली मैनेजेबल। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा चला गया, 25-30 क्रॉस कर गया, बच्चे के हाथ पैर सब पीले पड़ चुके हैं, देन वी हैव टू डू एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो। मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम बच्चे का ब्लड बदलते हैं। तो इट इज़ अ बिग प्रोसेस। करेक्ट। तो अगर मॉनिटरिंग करेंगे तो वहाँ तक बात पहुँचती नहीं है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स इंडिया हर साल 3.5 मिलियन प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबीज रिकॉर्ड करता है। राइट। आई थिंक दुनिया में ये हाईएस्ट है अमंग्स कंट्रीज। सो व्हाई इज दिस नंबर सो हाई इन इंडिया? एक तो पॉपुलेशन की वजह से हाई है। हाँ। हम लोग हर चीज़ हमारा हाई है, पॉल्यूशन भी हाई है, सब कुछ हाई है। सबसे पहले तो ये चीज़ कि प्री टर्म जो बच्चे होते हैं, 90% प्री टर्म बच्चे ठीक हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर उनको अर्ली केयर अच्छे से मिली हो एंड उनका फॉलो अप प्रॉपरली हो बाय अ पीडियाट्रिशियन और अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। हो क्यों रहे हैं बहुत ज़्यादा? इट इज़ बिकॉज ऑफ अनीमिया। हमारी मदर्स बहुत ज़्यादा एनीमिक हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ IVF एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लेट मैरिजेस, ओके। है ना। तो ये सब कारण है इंडिया के अंदर जिसकी वजह से प्री मैच्योरिटी हो रही है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगेन जैसे मैंने बोला, जॉन्डिस कैन बी हैंडल्ड, प्री मैच्योरिटी ऑल्सो कैन बी हैंडल्ड वेरी ईजिली इफ़ योर बेबी इज़ इन राइट हैंड्स विद द राइट डॉक्टर विद द राइट ट्रीटमेंट। ठीक है, इट कैन बी हैंडल्ड, नथिंग टू वरी अबाउट। 90% प्री मैच्योर बेबीज एकदम फाइन करते हैं अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया उनके साथ। उनमें उनकी इम्यूनिटी में एंड जो नॉर्मल टर्म बॉर्न कोई फ़र्क नहीं कोई होता। फर्क नहीं होता है। दे कैच अप विद एवरीथिंग। मैंने वही बताया, अर्ली ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए और फॉलोअप्स अच्छे से होने चाहिए। अगर बच्चे का अर्ली ट्रीटमेंट हुआ लेकिन फॉलोअप अच्छे से नहीं हुए, देन बच्चा लैग डाउन कर सकता है। बच्चे को अर्ली ट्रीटमेंट ही नहीं मिला, राइट टाइम पे लंग को सपोर्ट मिलना, राइट टाइम पे बच्चे को फीड का सपोर्ट मिलना, बिकॉज हमारे पास तो 600 ग्राम 700 ग्राम के बच्चे भी डिलीवर होते हैं, विच आर 25 वीकर 26 वीकर, है ना, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जस्ट डिलीवर हो गए हैं। तो उन बच्चों को हम डायरेक्टली ओरल फीड्स तो दे नहीं सकते, दे हैव टू बी ऑन ओरोगैस्ट्रिक फीड। मतलब उनको एक ट्यूब डालते हैं जो उनके स्टमक में जाती है, उससे हम फीड देते हैं फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, है ना, मंथ और सो। तो ये सब चीज़ें अगर आप उस बच्चे को तुरंत फीड दे दोगे, वो एस्पिरेट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो योर बेबी शुड बी इन राइट हैंड्स विद अ नियोनेटोलॉजिस्ट। जैसे अभी आपने मेंशन किया पॉल्यूशन भी बहुत हाई है। AQI इतना ज़्यादा न्यूज़ में है इस वक्त इंडिया का, दिल्ली में 700 क्रॉस कर गया, इवन अदर स्टेट्स ऑल्सो सबकी बहुत हालत ज़्यादा खराब है। हाई पहुंच चुका है।
एंड पेरेंट्स मुझे लगता है बहुत सारे स्टेट्स में पैनिक कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए सेफ नहीं है, दे आर सफोकेटिंग एंड ऑल दैट। इवन कुछ लोग तो शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, इंडिया के बाहर ही सिटी चेंज करने का सोच रहे हैं। सिटी चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था और मैंने फिर वो चेक भी किया, फैक्ट चेक जाके वेबसाइट के ऊपर चेक किया। टॉप 100 सिटीज़ के अंदर पहली 59 सिटीज़ आर इंडिया, 60th नंबर पे नेपाल की कोई सिटी आई थी, उसके बाद फिर देन 72 नंबर पे एक नेपाल की सिटी आई थी। तो 72 फर्स्ट 72 सिटीज़ के अंदर 70 हमारी हैं। तो आप कहाँ जाएंगे, आप कब तक बचेंगे? मुंबई इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग दीज डेज, 200 250 AQI, विच इज़ ऑल्सो बैड ओनली। 50 से ऊपर जो भी है, 100 से ऊपर जो भी है, वो ख़राब ही है। राइट। यू हैव टू कीप इट बिलो 100 एटलीस्ट, आइडियल इज़ बिलो 50। बट तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इंडिया में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं विद सच हाई AQI, अनहेल्दी एयर, तो उन लोगों को कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो फॉलो कर सकते हैं? मास्क, प्यूरीफायर्स और स्ट्रेस एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी है। एक पॉइंट मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, इस समय ना हर स्कूल के अंदर एनुअल डे फंक्शंस, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन आपको अभी क्यों करना है? आप स्पोर्ट्स सितंबर दिस अक्टूबर इज में द कर लीजिए। टाइम उनका, दिसंबर टू मार्च में दिस इज ये सारी रॉन्ग, चीजें होती दिस इज हैं। रॉन्ग। आपको करना है, आप एक तो फेब के बाद करिए, या फिर आप अक्टूबर से पहले करिए। इस टाइम पे इन दिस पॉल्यूशन यू कैन नॉट डू अ स्ट्रेस एक्टिविटी, राइट? आपको स्ट्रेस एक्टिविटी से बचना है, पॉल्यूशन में आप बाहर जा रहे हैं, एटलीस्ट ड्यूरिंग द एक्टिविटी आवर्स, उस टाइम पे तो ज़्यादा स्टेप आउट मत करिए, क्योंकि व्हीकुलर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है उस टाइम पे। सुबह 6 से 8 फिर भी यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक एंड ऑल, बिकॉज उस समय व्हीकुलर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन एक्टिविटी के टाइम पे जब बिजनेस आवर्स होते हैं, उस टाइम पे तो अवॉइड ही करिए। बट उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, मास्क? देखो, सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट को लेना है, और एज अ पॉपुलेशन हमको भी खुद को रेगुलेट करना है। गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती हमारे लिए। बहुत सारे इसमें ना ग्रे एरियाज हैं। हमारा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो girls, they don't feel safe many times traveling in local commutes like buses, trains and all. They want their personal vehicles, है ना? तो बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो चीज़ टैकल करनी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो व्हीकुलर पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि एक बंदा एक गाड़ी चला रहा है और 60 बंदे एक बस के अंदर जा रहे हैं। दैट इज़ इट्स अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। बट वो होगा तभी जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, करेक्ट। ऐसे नहीं हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं। अपना जो वेट है वो विद इन BMI रखें हम। हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी खाना, यही हमारे हाथ में है। लास्ट ऑप्शन तो देश छोड़ना ही है। और ये जो अनपॉल्यूटेड एयर, जो ये पूरा अनहेल्दी एयर है, ये लॉन्ग टर्म में कैसे अफेक्ट करती है बहुत हेल्थ को? बहुत बहुत इन्फेक्ट होने वाले हैं हमें। वी ऑल आर शॉर्ट साइटेड। हमें कल परसों का तो दिखेगा, हमें 10 साल बाद का नहीं दिखेगा, है ना? सिमिलर चीज़, ये चीज़ मैं तब भी बोलता हूँ जब, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 2 साल तक आपको चीनी नहीं खानी है, तो वहाँ से सामने से क्या काउंटर आता है? इफ़ दे विल नॉट से इन फ्रंट ऑफ मी, बाहर जाके तो बोलेंगे, अरे तुमने भी तो खाया था, तुम लोगों को क्या इशू हो गया? इशू हुआ है ना। हमारा देश इस समय डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यही सब हरकतों की वजह से, कैपिटल हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यही सब चीज़ों की वजह से हुआ है, राइट? अगर ये चीज़ें हमने उस समय ठीक करी होती तो आज ये सब चीज़ें नहीं होती, बिकॉज हैबिट्स एंड ऑल एवरीथिंग। आप जब छोटे होते हैं तभी आपकी ये सारी चीज़ें इनग्रेन हो जाती है। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपकी फ्रेम्ड हैं। आप कैसे बिहेव करेंगे, आप कैसा, आपकी फूड हैबिट्स कैसी होंगी, है ना? हम सबको मीठा खाना बहुत पसंद है, बिकॉज ऑफ आवर चाइल्डहुड, कि हम बचपन से ही ये सब चीज़ें शुगर से वी आर यूज टू हो गए। तो वही चीज़ है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, पल्मोनरी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आगे चल के, अगर इतने पॉल्यूशन में हम रहेंगे। आप देखिए टॉप 100 के अंदर सारी सिटियाँ हमारी ही हैं, तो कोई बचा नहीं। इवन वी थॉट कि गुजरात में कम होगा, बट जब हमने गुजरात में भी चेक किया, दैट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 150। यस, बिकॉज पहले कोई चेक ही नहीं करता था ना। पहले कोई डेटा ही नहीं था। हवा पहले भी ख़राब ही थी 10-15 साल पहले। मैं तो नॉर्थ इंडिया का ही हूँ, तो मुझे तो पता ही है कि विंटर्स में ऐसा ही हो जाता था, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि दिस इज़ पॉल्यूशन। हमें तो बोलते थे फॉग हो गया, इस टाइम पे फॉग हो गया, है ना? इट वाज देयर सिंस एजेस, एंड नोबडी हैज़ टेकन इट सीरियसली, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना। बट वही है कि हमारी कंट्री बहुत डिवाइडेड कंट्री है ना? हम मेजर स्टेप्स लेंगे तो एक ग्रुप नाराज़ हो जाएगा, फिर मेजर स्टेप्स लेंगे तो दूसरा ग्रुप नाराज़ हो जाएगा। सबको साथ में लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी करंटली इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में RSV एंड ये जो वायरल फीवर है बहुत ज़्यादा स्पाइक में है, न्यूज़ में है ये सारी चीज़ें। सो व्हाई इज़ दिस ऑल हैपनिंग, एंड
पेरेंट्स कैसे जाने कि ये नॉर्मल फीवर है या उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? हम जो पीडियाट्रिशियंस हैं, हम लोग हमारे लिए एक बहुत ही हँसता-खिलता हुआ बच्चा विथ फीवर कैन बी नॉर्मल, और विदाउट फीवर एक डल बच्चा कैन बी वेरी मच एबनॉर्मल। एक बच्चा आया हमारे पास जिसको फीवर हो रहा है लेकिन वो हँस खेल रहा है, तो हम इतना घबराएँगे नहीं। पर एक डल बच्चा है लेकिन उसको फीवर भी नहीं है, तो भी ऑब्जर्व दीज साइंस। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, आपको डरना नहीं है। देखो वायरल इन्फेक्शंस तो होंगे, दिस इज़ द वे चाइल्ड अपनी इम्यूनिटी डेवलप करता है, राइट। ठीक है? तो इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं हो रहा, हम सब बीमार पड़े हैं। 5 साल तक एटलीस्ट 6 टू 8 एपिसोड्स इन अ ईयर एक टॉडलर को हो सकते हैं। हमारे पास वैक्सीन्स गिनी-चुनी हैं 15-20, हम उतनी ही वैक्सीनेशन कर सकते हैं। बाकी जो इम्यूनिटी है दे विल टेक थ्रू नेचर ओनली। बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन होगा तो उसका जो प्रकोप होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, राइट। राइट? इसी तरीके से होता है हमारा। तो इसमें यही है कि आरएसवी, इन्फ्लुएंज़ा, एडिनो, एचएमपीवी सब कुछ फैला हुआ है, लेकिन आपको बचने के लिए ओवरक्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करिए, मास्क का यूज़ करिए, हैंड सैनिटाइजेशन का यूज़ करिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा चेहरे पर आप किस मत करिए, बच्चों की इम्यूनिटी पे काम करिए, विटामिन सी, जिंक ये सब बच्चे की डाइट में होना चाहिए नेचुरली और थ्रू सप्लीमेंट्स, ठीक है? बच्चों का इवन ऑक्सीजन तक लो हो जा रहा है, हाँ, इतना हाँ। ज़्यादा वायरस अफेक्ट कर रहा है वो उनके। या दैट इज़ द केस। तो उस केस में आपको डेंजर साइंस पता होने चाहिए। आपको एज़ अ पेरेंट ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए। हर फीवर के लिए आपको हॉस्पिटल नहीं भागना है। करेक्ट। काम डाउन, एक दिन देख लीजिए। अगर कुछ डेंजर साइंस हैं, जो 6 डेंजर साइंस मैं सबको बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि डिक्रीज़ फीडिंग, बच्चा खाना-पीना कम खा रहा है। डिक्रीज़ एक्टिविटी, बच्चे की एक्टिविटी आपको कम लग रही है, बच्चा सुस्त लग रहा है। डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट, बच्चे ने सूसू करना कम कर दिया है। हाई ग्रेड फीवर 102, 103, 104 का फीवर आ रहा है बच्चे को। बच्चे में कोई कलर चेंज आपको दिख रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है या सफ़ेद पड़ रहा है। एंड लास्टली बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है, छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, सबकॉस्टल रिट्रैक्शन, सुपरास्टर्नल रिट्रैक्शन, नाक फुला के बच्चा सांस ले रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये सारे साइंस अगर हैं, रश टू द हॉस्पिटल। ये सारे साइंस नहीं है, आप घर पे बच्चे को सलाइन ड्रॉप्स दीजिए, हाइड्रेट रखिए, वार्म रखिए टेम्परेचर रूम का, दैट शुड सफाइस। And there were a few recent cases, Madhya Pradesh and Rajasthan में many children died because they were given cough syrups which were suspected to be substandard या contaminated. राइट। WHO ने भी उनको alert किया है about substandard medicines. But as a child health expert, why do you think अभी तक ये products parents तक पहुंच रहे हैं, and what does this say about the drug safety in India? सी रेगुलेशंस आर फेलिंग, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली। हमारे रेगुलेटर्स फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिकेशन। You can go to any damn medical store and anybody can write anything. They will not check, और you can verbally also say, आप बोल दो कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपको उठा के दे देंगे। एंटीबायोटिक्स आपको ऐसे मिल रही टॉफी कैंडी की तरह, करेक्ट। तो ये हाल तो होने ही है ना। हाँ। आप कितने ब्रांड्स को जानते हैं? हार्डली हैंडफुल, 4-5 ब्रांड्स को, पर वहाँ पे फार्मेसी में तो एन नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, है ना? आपको सब स्टैंडर्ड ब्रांड, जिस ब्रांड का आपने नाम नहीं सुना हुआ है, वो दवाइयाँ तो बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी है आपको, है ना? आपके क्वालिफाइड डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करी है विद इन द डोज, काफ़ी बार ये भी होता है कि गलत डोज दे देते हैं, जो कि पैरासिटामोल के साथ बहुत अक्सर होता है ना? हम डॉक्टर ने लिखा है ड्रॉप, पेरेंट्स ने ले लिया सिरप, है ना? तो उसमें गलती हो सकती है। राइट। और इसके साथ साथ एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, आप जाके खरीद सकते हैं। उसके अलावा कंपनियों की भी गलती है। जो आप इंसिडेंट बता रही हैं मध्य प्रदेश का, उसके अंदर दे हैड यूज्ड डाइथिलीन ग्लाइकॉल, है ना? जो आप WHO ने भी बताया कि ये बच्चे की किडनी पे अफेक्ट करता है, किडनी को शट डाउन कर देता है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद दोस पुअर किड्स। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए। रेगुलेटर्स को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज देखिए कफ सिरप्स तो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते नहीं है बच्चे को, है ना? मेडिकल प्रैक्टिस में मैं भी कोशिश करता हूँ कि कम से कम कफ सिरप लिखे जाएं, बिकॉज बहुत सारों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अभी बच्चे के ऊपर टेस्ट नहीं हुए हैं, एंड बहुत सारे अनब्रांडेड, जैसे ये भी जो कफ सिरप्स थे ये अनब्रांडेड ही थे ना, तो ये सब मार्केट के अंदर आ गए हैं। तो we have to be strict, regulations should be strict on Right. this. So, say in light of these incidences,
some rules या 3 rules that parents must follow हम्म, या उनको पता होना चाहिए कि when to give cough medicines हम्म। and when to completely avoid cough medicines. देखिए 5 साल से छोटा अगर बच्चा है ना, अवॉइड ही करिए कफ मेडिकेशन। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखिए ड्राई कफ जो होता है इट इज़ वायरल इन नेचर। कफ, देखिए कफ इज़ अ सिम्टम, इट इज़ नॉट अ डिजीज विच इज़ टेलिंग कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू। तो हमें उसको सप्रेस नहीं करना है ना। वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि प्रॉब्लम के ऊपर हमें ब्लैंकेट नहीं डालना है। कफ सिरप क्या है? कफ सिरप उसको सप्रेस कर देगा। कफ सिरप उसको जो सिम्टम है वही नहीं आने देगा, तो पता ही नहीं चलेगा क्या है। वेट कफ अगर बच्चे को हो रहा है, प्रोडक्टिव कफ अगर बच्चे को हो रहा है, तो द डोज प्रिस्क्राइब बाय योर पीडियाट्रिशियन, उस डोज के अंदर फॉर द एन नंबर ऑफ डेज उतने टाइम के लिए ही देना है। 2 साल तक तो बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, कोई कफ मेडिकेशन नहीं देना है। 2 से 5 साल के बीच में भी अवॉइड करिए जितना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इफ़ इट इज़ अनबियरेबल तो फिर आपका डॉक्टर आपको जो एडवाइस करेगा उसको फॉलो करना है इन द डोज गिवन। एंड एज यू मेंशन कि ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत इजीली एक्सेसिबल है बहुत इंडिया easily। में। सो रीसेंट रिसर्च शोज दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज राइजिंग इन इंडिया। Yes, yes, yes. I had made a video on that also अच्छा। recently. Okay. So, with superbugs found in 83% of patients and studies linking millions of child deaths globally to infections that no longer respond to antibiotics. Yes, yes, yes. So, उसके लिए how can parents be aware कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए and antibiotics कब बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए? देखिए एंटीबायोटिक्स कब नहीं लेना आपको? सर्दी, खांसी, टीथिंग बच्चे को हो रहा है, बच्चे को कोई लूज़ मोशंस हो गए हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में, ये सब फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। बच्चे को सर्दी खांसी हो गई, टीथिंग हो रही है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो इन सब टाइम पे आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेने हैं। बहुत सारे पेरेंट्स खुद जाके ही खरीद के एंटीबायोटिक अपने बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। अरे इस बच्चे को डॉक्टर ने ये लिखा था तो आप इसको भी यही स्टार्ट कर दो। तो Correct. वो गलत चीज़ है। जो आप स्टडी आप कोट कर रहे हो 84%, उसके अंदर, उसी स्टडी के अंदर जो यूएस में देखा गया था वो रेजिस्टेंस वाज ओनली 20% और यूरोप के अंदर 10%, हमारे अंदर 84%। Oh my God. जब हमें एक्चुअली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, सी एंटीबायोटिक्स दे वर्क ऑन बैक्टीरिया, और जो हमें जनरल कॉमन कॉमन कोल्ड होते हैं, फ्लूज होते हैं, दीज आर ऑल वायरसेस। जो आपने नाम लिया अभी आपकी बेटी को हुआ था, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, HMPV, इवन कोविड, Yeah. these are all viral infections. So antibiotics will never work on virus, they work on bacteria only. Antibiotic is for bacteria, antiviral medication is for Virus. viruses, ठीक है, जिसकी भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आगे चल के जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, सच में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको टाइफाइड इन्फेक्शन हो गया, वो एक बैक्टीरिया से होता है, तो उस टाइम पे वो काम नहीं करेगा। इससे क्या होगा, आईसीयू में जो पेशेंट्स हमारे हैं उनकी डेथ बढ़ेगी। सुपर बग्स जो हैं, सुपर बग का मतलब उस पर कोई दवाई काम नहीं कर रही, मतलब एक ऐसा एनिमी है, हम उसको किसी भी गोली से नहीं मार सकते। बिकॉज हमारी बॉडी यूज्ड टू हो गई है उस दवाई मतलब आप से। सोचिए कि आपके सामने एक ऐसा एनिमी खड़ा है, या हमारी कोई वॉर चल रही है और सामने हमारा कोई ऐसा टैंक खड़ा है जो हमारे पास ऐसा कोई वेपन ही नहीं जिससे हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें, तो वो वेपन तो हमारे पास आएगा ही आएगा और फिर हमें डिस्ट्रॉय करेगा। करेक्ट। तो वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। लूजली प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स, मेरा जो वीडियो था वो ब्लिंकिट के थ्रू किसी ने प्रिस्क्रिप्शन लिया था अच्छा। कि मुझे कॉमन कोल्ड हो गया है, तो वहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर थे, उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी एंटीबायोटिक विदाउट इवन सीइंग एजिथ्रोमाइसिन फॉर 3 डेज। Oh my God. ठीक है, इट ब्लू अप ऑन ट्विटर, आई सॉ ऑन ट्विटर, देन आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो आप ऐसे ही लूजली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते विदाउट एग्जामिनिंग द पेशेंट, विदाउट डूइंग एनीथिंग। जस्ट आपने सिम्टम्स व्हाट्सएप पे या आपके ऐप पे आपने लिया सिम्टम्स, और सिम्टम्स के बेसिस पे आपने सीधा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इवन डॉक्टर्स आल्सो शुड बी माइंडफुल, आवर कम्युनिटी आल्सो शुड बी माइंडफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। करेक्ट। हमें सिर्फ आज की जनरेशन नहीं, हमें आगे वाली जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करना है, हमको Like- अपना अपना बुढ़ापा भी प्रोटेक्ट करना है। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाली थी। कुछ डॉक्टर्स हैं जो तुरंत ही जैसे फर्स्ट विजिट पे विदिन ही पे एंटीबायोटिक दे देते हैं, और कुछ डॉक्टर्स मैंने देखे जो लास्ट तक बोलेंगे नहीं है नहीं देना है। जरूरत। सी इवन इफ योर चाइल्ड इज प्लेफुल एक्टिव, वो खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सुसु टाइम से कर रहा है, लेकिन खांस रहा है, खांसने दो। 10 दिन में चली जाएगी, 14 दिन में चली जाएगी, 21 डेज में चली जाएगी, कोई बात नहीं। अनटिल अनलेस कोई उसको डेंजर साइंस जो जैसे मैंने पहले बताए थे वो नहीं है, कोई बात नहीं। लेट द चाइल्ड फाइट इट थ्रू, लेट हिम गो थ्रू दैट फेज। आपको इजी वे आउट क्यों लेना है? इजी जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देती हैं। Let's create a season-wise kids care guide for the parents who are watching this episode. So for winter baby care,
जैसे इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स ओवर ड्रेस कर देते हैं अपने सबसे बच्चों बड़ा को, प्रॉब्लम है। ट्रिपल लेयर्स पहना दिए, अंदर से थर्मल भी पहना दिया, स्वेटर भी पहना दिया, कैप्स, मिटन, सब कुछ। इज दैट इम्पोर्टेंट? नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका हेल्दी टर्म बेबी है, आप घर के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर हैं, आपके रूम चारों तरफ से बंद है, रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर है 24 से 26 डिग्री, तो आपको कैप मिटन्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे टू चेक है, अगर बच्चे के हाथ ठंडे हो रहे हैं इसका मतलब आपका रूम का टेम्परेचर ठीक नहीं है, आप रूम के टेम्परेचर को ठीक करिए, या तो आप वहाँ पे हीटर चलाइए या फिर अपने दरवाजे आप बंद करिए। हाथ पैर ठंडा होने कोई नुकसान नहीं है, हाथ पैर ठंडे होते ही हैं हमारे, मेरे भी हाथ अभी ठंडे हैं। हाँ। ठीक है, प्रॉब्लम कब आती है? जब बच्चे का नेक, चेस्ट, एब्डोमेन ये ठंडा पड़ रहा है, सो देन इट इज़ द टाइम टू इंक्रीज 1 लेयर। ओके। रूल क्या होता है जो हम यूजुअली फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि मदर से 1 लेयर ज़्यादा बच्चे को पहनानी है। अगर मदर 2 लेयर पहन रही है तो बच्चा 3 लेयर पहन रहा है। राइट। ठीक है, उसमें भी लोग क्या है जो ऊपर वाली लेयर होती है जैसे स्वेटर का उसको काउंट नहीं करते, दैट इज ऑल्सो अ लेयर। हाँ, बच्चे को एक और ऊपर से कंबल डालेंगे उसको भी काउंट नहीं करेंगे। करेंगे। क्योंकि मेरे पास आते हैं पेशेंट तो सर अंदर तो 3 ही लेयर हैं। मैंने कहा नहीं, 1 2 3 फिर ये स्वेडल वाली 4 फिर ब्लैंकेट 5, तो आपने 5 लेयर पहना रखी है। तो उससे बच्चा क्या होता है, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होगी तो मॉइस्चर इकट्ठा होगा, मॉइस्चर इकट्ठा होगा तो आपने देखा होगा जो नेक के फोल्ड्स होते हैं, आर्म पिट के फोल्ड्स होते हैं, बटक के फोल्ड्स होते हैं, इंग्वाइनल एरिया होता है, वहाँ पे बच्चों को रेड रेड सा हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मॉइस्चर ओनली। ओह! ठीक है, इम्पेटिगो बोलते हैं उसको। और ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो फिर वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगा। हम एडल्ट्स और बच्चों का जो टेम्परेचर रेगुलेशन का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर हाउ वी कैन रेगुलेट आवर टेम्परेचर। एंड जैसे बच्चे हम लोग रात को उनके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं ना, तो उसको लात मार के उतार देते हैं। मतलब पूरी रात पेरेंट्स बस यही करते रहते हैं। सो अगर हम उनको ऐसे ही सोने दें विदाउट ब्लैंकेट, इज़ दैट ओके? इट इज़ ओके, जस्ट मॉनिटर। मॉनिटर कैसे करना है, जैसे मैंने बताया उनका नेक, चेस्ट और एब्डोमेन आपको देखना है। अगर वो वार्म है, हैंड्स एंड फीट हल्के फुल्के ठंडे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर बॉडी भी ठंडी पड़ रही है देन दे नीड दिस थिंग। तो अच्छा। ब्लैंकेट उड़ाने से अच्छा है कि आप उसको एक लेयर पहना दो बच्चे को, वो ज़्यादा बेटर है। ओके। और एक और चीज़ होती है जैसे नेचर ने फॉर प्रोटेक्शन ब्राउन फैट ज़्यादा देते हैं बच्चे के राइट। अंदर, वो किस लिए है, वो हीट कंजर्व करने के लिए। तो ऑलरेडी वो हीट कंजर्व कर रहे हैं ब्राउन फैट से, उसके ऊपर आप लेयरिंग भी कर देंगे तो उनको तो कितना इरिटेशन होगा। हमें व्हाट भी इज़ दिस ब्राउन फैट? ब्राउन फैट एक तरीके का एक प्रोटेक्शन दिया है नेचर ने, जो बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू एडल्ट्स। ओके। तो ब्राउन फैट का काम क्या है, हीट को अपने अंदर प्रिजर्व करना, हीट को। अब आप देखिए हम लोग तो चलो ठीक ठाक घर से हैं, सड़क पे भी बच्चे पल रहे हैं ना, उनके पास तो कपड़े भी नहीं है, ब्लैंकेट्स भी नहीं है। तो नेचर ने ही उनको दिया है कि बच्चे ज़्यादा वनरेबल होते हैं, इनको ठंड से बचाने के लिए हम ब्राउन फैट दिया है। ब्राउन फैट से बच्चे कम से कम अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर ओके। सकते हैं या वार्म रह सकते हैं इन दिस विंटर सीजन। एंड जैसे समर की बात करें, जैसे 2024 में हीट वेव्स हेडलाइंस पे थे। सो बच्चों को कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कहीं वो डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहे हैं, एंड व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक? बेसिक चीज़ तो ये है कि अगर उनके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, उनकी टंग ड्राई हो रही है, आई बॉल जो है उनकी संकन हो रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उनका यूरिन आउटपुट। अगर उनका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा येलो यूरिन पास कर रहे हैं, देन योर चाइल्ड इज़ डिहाइड्रेटेड। तो वो आपको देखना है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना चाहिए। एंड मॉनसून में फंगल इन्फेक्शंस यस, 20 to 30% इंक्रीज हो जाते हैं। सो उसमें हमें क्या-क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए? उसमें यही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा गीले होने से बच्चे को बचाइए और बारिश वगैरह से छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करिए, बस यही। और आफ्टर मानसून सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मॉस्किटोज, है ना, जो डेंगी, सारी मलेरिया, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। चिकनगुनिया ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो आपको, छोटा बच्चा है तो आप नेट लगा के रखिए, थोड़ा और बड़ा बच्चा है तो यू कैन यूज़ दोज पैचेस, दोज रेपेलेंट्स आफ्टर 2 years, जो आप बच्चे को लगा के अगर आउटडोर ले जा रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। नेट, मॉस्किटो नेट वर्क्स क्वाइट वेल। तो आप सो ये मार्केट में आजकल बहुत सारे मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस आ रहे हैं जो आप कपड़ों पे लगा सकते हैं। आर दोज एक्चुअली इफेक्टिव? इफेक्टिव मतलब दे क्रिएट ए एनवायरनमेंट, एक तरह का एनवायरनमेंट बच्चे के आसपास क्रिएट करते हैं, एक स्मेल क्रिएट करते हैं। हैव यू स्मेल दोस? नहीं। तो वो एक स्मेल क्रिएट करते हैं जिससे जो मॉस्किटोज को पसंद नहीं होता, दैट्स व्हाई दे डोंट कम नियर टू ओके। देम। यूकेलिप्टस बेस्ड, अच्छा। यूकेलिप्टस आप कभी स्मेल करके देखना, तो द स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस। एंड मुझे लगता है पेरेंट्स का ना सबसे बड़ा एक डिलेमा होता है कि फैन ऑन रखें या एसी ऑन रखें।
दोनों में से क्या सही है बच्चे के लिए? इतना खर्चा किया है तो आप ना एक वो भी ले लीजिए, एक टेम्परेचर नापने वाला एक डिवाइस होता है जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हुँ, नापता है, तो उसको आप रूम में लगाइए। अगर आपका रूम टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री के बीच में है और ह्यूमिडिटी 40 to 60% है, एब्सोल्युटली फाइन। फिर उसमें आप चाहे फ़ैन चलाओ चाहे एसी चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। बस बच्चा जो है वो डायरेक्ट, जैसे फ़ैन हमारा चल रहा है तो बच्चा हाँ, हमारा एकदम नीचे नहीं होना हाँ। चाहिए, या जो एसी के जो हमारे विंड का फ्लो है वो हुँ, बच्चे के मुंह पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एसी क्या है, ड्राई करता है। हुँ, तो बच्चे की नोज़ ड्राई हो जाएगी, नेज़ल ब्लॉकेज होगा, माउथ ब्रीदिंग करेगा, बच्चा चिढ़ेगा, फीड अच्छे से नहीं लेगा, नॉइज़ी ब्रीदिंग होगी। तो उसका जो फ्लो है वो बच्चे के मुंह पे नहीं होना चाहिए, बच्चा उससे दूर हो और रूम का टेम्परेचर एम्बिएंट हो, 24 डिग्री से 26 डिग्री, ह्यूमिडिटी 40 to 60%। अगर ये ठीक है तो यू कैन यूज़ एसी एंड फैन, एवरीथिंग, नॉट टू वरी। बट अंडरस्टूड। एसी के साथ आप थोड़ा सा, बस ये है कि थोड़ा ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, बिकॉज एसी, हमने देखा ना, एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है वो पानी पूरा सोख बाहर लेता फेंकता है। रहता है ना, वो क्या है, हमारे रूम का मॉइस्चर ही है जिसको वो उठा के बाहर फेंक रहा है। तो ओके। काफ़ी लोगों को ड्राई स्किन हो जाती है एसी के अंदर, हुँ, नोज ब्लॉक हो जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो टू प्रिवेंट दैट यू कैन यूज़ अ गुड ह्यूमिडिफायर, और ओके। इफ़ योर बजट इज़ नॉट दैट ग्रेट यू कैन जस्ट कीप अ बकेट ऑफ वाटर, एक पानी की बाल्टी भर के रख दीजिए एसी वाले रूम में, आप देखोगे कि वो पानी कम होता जाएगा। हाँ, 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 आई विल ट्राई। ऐसा होता है। डॉक्टर जैसे हर सीज़न में जैसे सीज़न चेंज होता है ना तो बच्चे बीमार पड़ते हैं एंड पेरेंट्स ढूँढने लगते हैं कि हम इनकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें। सो ये जो बीमार होते हैं एवरी सीज़न चेंज में उसका एक्चुअल रीज़न होता क्या है? वायरसेस, दुनिया भर के वायरसेस हमारे आसपास घूम रहे हैं, हुँ, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 साल से छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, हुँ, और उन्हें पढ़ना भी चाहिए। अच्छा, दैट्स हाउ दे डेवलप देयर इम्यूनिटी। वी करेक्ट। डोंट हैव वैक्सीनेशन फॉर ईच एंड एवरी वायरस, है ना। हुँ, हर हर वायरस के लिए या हर एंटीजन के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। हुँ, तो बच्चे बीमार पड़ते हैं, दैट इज़ फाइन। मैं तो अश्योर कर रहा हूँ पेरेंट्स को, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। 6 to 8 टाइम्स इन अ ईयर, इन अ कैलेंडर ईयर बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, बशर्ते जो मैंने डेंजर साइंस आपको बताएं वो जस्ट मॉनिटर करिए। ओके। ये बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे का जो इम्यून सिस्टम, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, अभी इम्यूनिटी किंडरगार्टन में होती है, जब हुँ, बच्चा पैदा होता है। फिर उसको सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है, फिर फिफ्थ में जाना है, 10th में जाना है, 12th, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब करना है। तो वो ऐसे ही होता है, बीमार पड़ पड़ के ही होता है। राइट। ऐसा क्या होता है 5 से 7 साल बाद कि बच्चे एकदम से बीमार होना कम हो जाते हैं? क्या होता है? इम्यूनिटी इम्यूनिटी डेवलप हो डेवलप हो जाती है। जाती है। इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब इम्यूनिटी इम्यूनिटी हम डेवलप कैसे करें? सिंपल सिंपल चीज़ें करनी है, कोई हाई फंडू चीज़ें नहीं करनी। सिंपल चीज़ें क्या है, 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, ओके। ठीक है। वैक्सीनेशंस जो हैं बच्चे के टाइम पे आपको वैक्सीनेशन कराने हैं। हुँ, आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर सन बच्चे को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बच्चे का जो डाइट एंड न्यूट्रिशन है वो आपको हेल्दी रखना है, हुँ, दैट्स इट। करेक्ट। जस्ट कंट्रोलेबल्स जो आपके हाथ में है। हुँ, आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं नहीं कि कर मैं ये भी, सकते। आजकल की पेरेंटिंग क्या है, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। आई थिंक वो सारे बच्चे देख-देख कर वो कंपैरिज़न भी बढ़ जाता है, वो बहुत ये कर ख़राब है। रहे हैं, हम सारे बच्चे आइंस्टीन नहीं बनने वाले, सारे बच्चे अंबानी नहीं बनने वाले, हुँ, सारे बच्चे नीरज चोपड़ा नहीं बनने वाले, सारे बच्चे सचिन तेंदुलकर नहीं बनने वाले। हुँ, दे आर वन इन अ बिलियन, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। इफ़ योर चाइल्ड बिकम्स दैट, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। हम चाहते हैं आपका बच्चा हुँ, वैसा करे। बट अगर नहीं कर पा रहा आपका बच्चा उस तरीके से, या आप, तो अपना पीस ऑफ माइंड आप मत खोइए उस चीज़ के लिए। हुँ, आपकी पेरेंटिंग भी हैम्पर करेगी। ओवर एक्सपेक्टेशंस या एंड ओवर पैम्परिंग, बोथ आर बैड। करेक्ट। दे शुड बी बैलेंस्ड ऑफ एवरीथिंग। एंड जैसे सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स भी हैं बेबी केयर को लेके, तो व्हाट आर द टॉप 5 बेबी केयर मिथ्स जो आपने सबसे ज़्यादा सुने हैं एंड उनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन-सा है? सभी डेंजरस हैं। मतलब मेरा तो इंस्टाग्राम जर्नी ही मिथ से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो मेरी ब्लो अप हुई थी वीडियो, उसमें ये सब मिथ बस्टिंग ही था। अच्छा, तो काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग क्यों नहीं बड़ी कर रहे अपनी आंखें? जापान और चाइना के लोग अपनी आंखें बड़ी क्यों नहीं कर रहे? वो तो इतने एडवांस्ड हैं, वो तो रोबोट्स बना रहे हैं, एक सिंपल सा काजल नहीं लगा पाए अपनी आंखों के ऊपर। हाँ, स्टुपिडिटी, ठीक है। सही उसके बात। अलावा पेट में अगर गैस हो गई है तो आप घुट्टी पिला दो बच्चे को, हुँ, पेट जाम कर देगा वो, है ना, नॉट रिक्वायर्ड। उसके अलावा एक और मिथ मुझे अभी रिसेंटली पता चला था, जैसे आपने जॉन्डिस का पूछा, कि मदर अगर हल्दी वाला खाना खाएगी तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा।
बाप रे! बच्चे को अगर पीला कपड़ा पहनाओगे तो बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। अच्छा। मदर अगर कोई मीठी चीज़ खा लेगी, आइसक्रीम खा लेगी, कोल्ड ड्रिंक पी लेगी, तो उसको सर्दी हो तो जाएगी। बच्चे को सर्दी हो जाएगी। मदर ने अगर संतरा खा लिया, मदर ने अगर गुआवा खा लिया, तो बच्चे को सर्दी हो जाएगी। हुँ। मदर ने अगर बाहर का स्पाइसी फूड खा लिया तो बच्चे को गैस ज़्यादा बनेगी। क्या फालतू की बातें हैं। मैं 500 मिथ्स हैं। वी कैन हैव अ फुल पॉडकास्ट ऑन दिस। तो इस खत्म नहीं होने वाली मिथ्स। राइट। एंड हम लोग होममेड रेमेडीज़ जो यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो सालों से लोग यूज़ करते आए हैं, जिंजर एंड हनी, इज़ दैट इफ़ेक्टिव? देखिए, मॉडरेशन में सब कुछ इफेक्टिव है, बट अगेन देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड दैट। देयर इज नो डोज रेगुलेशन, हुँ, देयर इज नथिंग। हुँ, तो आप मॉडरेशन में थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म हुँ, बेसिस। ठीक है, गुनगुना पानी पिलाओ आप, दैट इज़ गुड, गुड इनफ। गुनगुना पानी आप पिला सकते हैं। हनी इफ़ यू वांट टू गिव, गिव आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज ओनली, नॉट इन द ओके, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। हुँ, ठीक है। और घरेलू नुस्खे जो हैं उनका अभी कोई ऐसा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो एज अ डॉक्टर प्रैक्टिसिंग मॉडर्न मेडिसिन आई कैन नॉट रिकमेंड दोज थिंग्स। एंड जैसे जो न्यू मॉम्स होती है ना स्पेसिफिकली वो, जैसे छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे बच्चे को पहली बार फ़ीवर आया या पहली बार वो गिर गया, तो इन सारे सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हैं। तो इज़ देयर एनी वन सजेशन फॉर दोज़ न्यू मॉम्स या न्यू पेरेंट्स जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, पेरेंट बनने के बाद ना इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हाँ। है ना? उससे पहले वो बहुत इंडिपेंडेंट होता है, उससे पहले उसको मतलब अपने इमोशंस पता नहीं चलते। पर हुँ, एक बार पेरेंट बनने के बाद एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग समबडी whom वी कैनॉट लिव विदाउट टू लिव विदाउट। हम हुँ। ऐसे बच्चे का पालन पोषण करके बड़ा कर रहे हैं जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते, उनके बिना रहने के। माय गॉड, दिस हिट्स। दिस इज समथिंग आई रेड और आई सॉ समवेयर, बट इट स्टेड विद मी। सो ट्रू। वी एक एक प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या है, वो बच्चे हमसे दूर ही दूर ही होने वाले जाते हैं। हैं, हाँ, सो वी आर इन एग्ज़ैक्टली। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग समबडी whom we right now we cannot live without, but टू to लिव live without. विदाउट, दैट्स पेरेंटिंग। दैट इज पेरेंटिंग। अब क्या है कि पेरेंट्स इमोशनल होना नेचुरल सी बात है। हुँ, मैं मेरा खुद का भी बच्चा होगा, मैं कितना भी बड़ा कुछ भी हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन भी हूँ चाहे डॉक्टर भी हो, हुँ, हमारे भी हाथ पैर शेक करने लगते हैं व्हेन इट हुँ, कम्स टू योर किड। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फियर, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या इमोशन रहता होगा उस टाइम पे। बट यही है कि उस समय थोड़ा सा स्टेप बैक करिए, एक ठंडी सांस लीजिए और ऑब्जर्व करिए जो हम बताते हैं, जो हमने जो जितनी सारी चीज़ें, इतनी वीडियोस हमने जो बनाई हैं, हुँ, वो कोई दीज आर नॉट फॉर, दीज आर नॉट स्नैकी कंटेंट, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट कंटेंट। इसको आप सीरियसली लीजिए, और जो कंटेंट हम बनाते हैं उसको आप सीरियसली लीजिए, हुँ, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए और मॉनिटर करिए कि ये सब हो रहा है मेरे बच्चे राइट, को, नहीं हो रहा है, और डू नॉट वरी। राइट, ठीक है, गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अगर आप केयर दिखा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, ऑलरेडी यू आर अ गुड पेरेंट। करेक्ट। आपके अंदर वो अगर भावना है एक केयर की, ऑलरेडी यू आर अ गुड पेरेंट। तो डॉक्टर, आपके अकॉर्डिंग बेबी केयर के टॉप 5 नॉन नेगोशिएबल्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। देन बच्चे का स्लीप, हाइजीन, बच्चे का इम्यूनाइजेशन, एंड लास्टली इज घर का एनवायरनमेंट होना चाहिए। राइट। एंड जैसे अगर हम आपके हॉस्पिटल का डेटा देखें, हाँ, सो व्हाट इज़ दैट वन मिस्टेक जो पेरेंट्स बहुत कॉमनली करते हैं? वन मिस्टेक जो कॉमनली करते हैं, एक तो वैक्सीनेशन मिस करते हैं, अच्छा। सबसे कॉमन मिस्टेक है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा होममेड शुगर के आइटम्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज, विच इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। और सॉल्टी फूड भी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, शुड इंट्रोड्यूस आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज। आपको क्या लगता है, गूगल ने पेरेंट्स की हेल्प की है या उन्हें ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया है? कंफ्यूज किया है। क्यों? क्योंकि गूगल को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, हुँ, है ना? आपने गूगल पे डाला कि मेरे बच्चे को फीवर हो गया, हुँ, तो वो तो 10 चीज़ें बोल देगा। फीवर कैन लीड टू सीजर्स, फीवर कैन लीड टू मेनिंजाइटिस, फीवर कैन लीड, फिर पेरेंट्स डर जाते हैं डर फिर, जाते हैं। है ना, कि इसको तो दिमागी बुखार हो सकता है, फीवर हो गया तो हो सकता है लिवर इन्फेक्शन ना हो गया हो, हुँ, है ना? कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आता उसको, राइट, हर चीज़ नहीं पता है। हाँ, माइट बी
आफ्टर फ्यू इयर्स एआई वगैरह थोड़ा सा और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आ जाए इनके अंदर तो और अच्छे से समझें कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे, पेरेंट्स आर एबल टू कन्वे बेटर, तो शायद उस समय चीज़ें इंटरनेट कैन गाइड यू बेटर। बेटर। बट इंटरनेट से एडवाइस मत लीजिए। पढ़िए इंटरनेट पे सब कुछ पढ़िए, आपको जो पढ़ना है गूगल से सब कुछ लीजिए, लेकिन consult your doctor, consult your pediatrician. Right. So let's see some of the most googled questions by the अच्छा, parents online. बच्चा कितना दूध पी रहा है, कितना ज़रूरी है? मिल्क इनटेक का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ये। हाँ, तो उसके लिए आपको बच्चे का यूरिन मॉनिटर करना है। अगर बच्चा 8 to 10 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है आपका, हम्म तो फीड एडिक्वेट है, प्लस वेट गेन हो रहा है बच्चे का। 8 to 10 टाइम्स पर डे ऑफ यूरिन प्लस वेट गेन, अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, योर फीड इज सफिशिएंट, योर फीड इज एडिक्वेट। बिकॉज ये सब होने के बाद भी लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग उसको इनफ नहीं हो रहा है एंड बच्चे को आपको टॉप फीड देना ज़रूरी है। क्योंकि ज्ञान देना बहुत आसान है ना। बहुत। आपको इट इज़ नॉट लाइक कि जो चीज़ उसको झेलता है, जो चीज़ उसको कर रहा होता है, उसी को उस चीज़ का पेन पता होता है, उसको ही उस चीज़ की डेप्थ पता होती है। करेक्ट। इट्स अ नॉइज़। आप बाहर से आके कुछ भी बोल के चले जाओ, यू विल गो बैक टू योर हाउस कंफर्टेबली, यू विल लाई डाउन इन बेड एंड स्लीप। वो मदर है ना जो रात रात भर जग रही है, वो मदर है ना जो उठ उठ के दूध पिला रही है, उसके लिए कुछ तो एम्पैथी रखो। बहुत सारी मदर्स आर वोकल अबाउट इट, पर मैनी आर नॉट, दे डोंट से एनीथिंग। उनको लगता है कि बड़े हैं, इज्जत करनी चाहिए, नहीं ऐसे बोलना चाहिए। पर बड़े को भी तो बच्चों की इज्जत करनी चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए ना ये चीज़। उनको भी तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि शी हैज़ गॉन थ्रू सच अ बिग थिंग, ठीक है। अब पासिंग आउट जजमेंट्स, इट इज़ नॉट हेल्पिंग हर इन एनी वे। और आप जिस बच्चे के लिए बोल रहे हो उस बच्चे का भी नुकसान है, क्योंकि अगर मदर को अंदर से ये सब चीज़ें फील करने लगी, मदर स्टार्ट्स फीलिंग डिप्रेस्ड, इफ़ शी फील्स द सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज, अगर ये सब चीज़ें बच्चा मदर फील करेगी तो बच्चे का ही नुकसान है। शी विल नॉट टेक केयर ऑफ द बेबी, शी विल बी लॉस्ट इन हर थॉट्स, और ग्रेजुअली उसका फीड सप्लाई कम होने वाला है। राइट। तो इस सर्कल में आप बच्चे का ही नुकसान कर रहे हैं। The second question है, is cow milk safe for my 6 months old baby? नो इट इज़ नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, नो नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल है ये। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ तक नो काउ मिल्क, ओनली ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क इफ नीडेड, अदरवाइज ब्रेस्ट मिल्क ओनली। आफ्टर 1 year of age you can give cow milk. पेरेंट्स को लगता है crying is equal to something wrong. So when is crying normal? Crying is see it is also subjective, right? हमें देखना पड़ेगा बच्चा, अगेन वही है कि क्राइंग के साथ whether it is consolable or non consolable, आपका बच्चा नॉन कंसोलेबल, चुप ही नहीं हो रहा है। चुप नहीं हो रहा, then तो you should definitely get the baby checked, है ना। Okay. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, sometimes it is because of ear pain, कभी क्या होता है एक ना कोई बाल या कोई धागा बच्चे के पैरों पे बन जाता है, टॉर्निकेट बोलते हैं उसको, और वो हमें समझ नहीं आता, तो उसकी वजह से बच्चे पर, बिकॉज दे डोंट हैव एनी वर्ड्स, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, सो इट्स बेटर टू ऑलवेज गेट योर बेबी चेक्ड फॉर इनकंसोलेबल क्राई। इफ द बेबी इज गेटिंग कंसोल्ड, सपोज बच्चा बेड पे आपने लेटाया, रोना शुरू कर दिया, गोदी में लिया, चुप हो गया, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बच्चा रो रहा है, आपने उठा के फीड कराया, बच्चा शांत हो गया। बच्चा रो रहा है, आपने बच्चे को लेके थपथपाया, थोड़ा चले, थोड़ा लोरी सुनाया, बच्चा शांत हो गया, दीज आर गुड साइंस। इसमें कुछ नहीं, दिस इज कंसोलेबल बेबी। कभी क्लस्टर फीडिंग भी होती है 1-1.5 महीने के आसपास, है ना, बच्चे को हर 15-15 20-20 मिनट में चाहिए रहता है फीड, चाहिए रहता है, आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा। तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट इनकंसोलेबल है, या बच्चे का पेट टाइट हो रहा है, या बच्चे का कोई साथ में कोई और सिस्टमिक साइन है, फीवर बच्चे को आ रहा है, सूसू कम कर रहा है, फीड नहीं ले रहा, कुछ बच्चे क्या है रोते रहते हैं, फीड भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो दैट इज़ अ डेंजर साइन, देन यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर इमीडिएटली। ओके। वैक्सीनेशन के बाद फीवर नॉर्मल कब होता है एंड कौन सी साइंस इमरजेंसी होती है? देखो फीवर आ सकता है काफ़ी वैक्सीन्स के बाद, बिकॉज इट इज़ like I said, it is like an antigen which we are injecting into the child's body. तो child's body will react to it in a way fever की तरह, ठीक है। फीवर आ सकता है बच्चे को, if it is not high grade, okay, if जो फीवर वाला जो जगह है वहाँ पे बच्चे को swelling, redness ये सब नहीं हो गया है, then it is okay. You give paracetamol 2-3 doses, usually it subsides by 12 to 18 hours, not to worry. आ सकता है काफ़ी वैक्सीन्स के बाद फीवर। I think I asked most of the questions and this was very, very, very insightful. I have a last section where I'm going to ask you some questions, rapid fire round. First, babies, easy to manage in winters or summers? Never.
Nevertheless, I agree. One parenting myth you want banned forever. वही है, घुट्टी मत दीजिए आप। इवन फॉर अगर आप पूछें तो एक और चीज़ अगर उसमें ऐड करना चाहूँ तो आप जो वॉकर यूज़ करते हैं ना बच्चे के लिए, हाँ, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज़ प्योरली मार्केटिंग। बच्चे को अच्छा। नहीं, बच्चे को जब चलना है वो अपने टाइम के हिसाब से चल ही लेगा। कोई रेस नहीं है, कोई किसी का कॉम्पिटिशन नहीं है। कोई बच्चा 1 साल पे चलेगा, कोई बच्चा 14 महीने पे भी चलेगा, दैट इज़ फाइन। तो वॉकर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। One hack every parent should follow, but they don't. टमी टाइम दीजिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, टमी टाइम के से बच्चे को कोलिक के एपिसोड्स कम होंगे, बच्चे की नेक स्ट्रेंथ होगी, ट्रंक स्ट्रेंथ होगा, तो बच्चे को आगे चल के गर्दन संभालना, बैठने में मदद मिलेगी। okay. Worst home remedy you've ever heard? फर्स्ट होम रेमेडी कपूर। Kapoor. हाँ, कपूर सूंघा देते हैं सर्दी के टाइम पे, ना तो इट कैन बी नर्व रैकिंग फॉर द बेबी। One word that defines new age parents. हाईली स्ट्रेस्ड, ओवर पेरेंटिंग, ओवर पैम्परिंग। Right. Colic, natural or medical intervention? एब्सोल्युटली नेचुरल। Vaccines, skip कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं करनी है इसके। बेबी को स्क्रीन टाइम कब से अलाउड होना चाहिए? 2 साल के बाद हाफ एन आवर सुपरवाइज्ड एजुकेशनल कंटेंट ओनली ऑन टेलीविजन, नॉट ऑन मोबाइल फोन्स और स्मॉल स्क्रीन्स। स्लीप ट्रेनिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, स्लीप ट्रेनिंग एज सच कोई एक टर्म होता नहीं है, Okay. है ना। बच्चे का उठना इज़ अ फिजियोलॉजी, बच्चा उठेगा ही। बच्चे का जागना, बच्चे का उठना इज़ अ फिजियोलॉजी ओनली। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रॉपर स्लीप ट्रेनिंग इज़ आफ्टर 1.5 ईयर। मैं तो बताता हूँ कि पहले 4 महीने में आपकी 7 से 8 रातें ऐसी होंगी जो रातें आपको पूरी जगनी है। Yeah. सब जागे हैं, आप भी जागे, हम भी जागे हैं। बट अगर कुछ मेथड्स हैं आप जो यूज़ करें, जैसे कि आप कोलिक को अच्छे से मैनेज करें, बच्चे का हल्का सा रूटीन सेट करें, है ना, लाइट्स वगैरह डिम रखें, रूम का टेम्परेचर एम्बिएंट रखें, तो हो सकता है आपकी 4 रातें ख़राब हों, लेकिन होनी ही है। Yeah. And the last question, immunity boosters, ज़रूरत है या marketing? मार्केटिंग। Thank you so much. This was very insightful and मुझे I'm very sure जितना मैंने आज आपसे सीखा उतना ही मेरे ऑडियंस ने भी आपसे सीखा होगा. मैंने भी सीखा आपसे कुछ। Thank you so much for being here. थैंक यू। Thank you so much for watching this episode till the end. Do not forget to share this episode with a parent who needs to listen to this episode and like and subscribe करना बिल्कुल मत भूलना. Bye bye.